नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में देश की गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बात, जिसने राज्यों को यह अधिकार दिया है कि SC/ST वर्ग में सब कैटेगरी बनाकर इस वर्ग के वंचितों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। यह करने से राज्य सरकारों के सामने कौन सी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं और उनका निवारण क्या होगा, साथ ही साथ वोट के लालच में अगर सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो इसके लिए क्या उपाय है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी नहीं बना सकती। आखिर क्यों पलटा फैसला, यह भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोटे में कोटा मंजूर। कोर्ट के फैसले से पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुण थथियार अधिनियम पर मुहर लग गई है। पंजाब सरकार का तर्क था, क्या तर्क था, आइए ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था। क्या स्वीकार्य था, आपको बता रहे हैं कि जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। पंजाब सरकार का यह जो तर्क था, पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी दी जाए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए। तो ये पंजाब सरकार ने अनुरोध किया था सुप्रीम कोर्ट से। अब आपको बताते हैं अगले ग्राफिक्स के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया और कहा, क्या कहा कि पिछड़े समुदायों में हाशिए पर पड़े लोगों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आपको बताएं कि कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी जायज है। इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने 2 शर्तें भी लगा रखी हैं। ये शर्तें क्या हैं, हम आपको बता रहे हैं अगले ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या शर्तें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला, अनुसूचित जाति के भीतर राज्य किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। ये बांड है, ये प्रतिबंध है। अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने के लिए पहले हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए, यानी कि आप सर्वे कराइए और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी कि राज्यों के ऊपर ये एक तरह से पाबंद है, प्रतिबंध है कि आप इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी जाति विशेष को 100% कोटा नहीं दे सकते। दूसरी बात यह भी है कि हिस्सेदारी के लिए पुख्ता डेटा का होना जरूरी है, यानी कि सर्वे का होना जरूरी है। इसलिए सवाल ये तमाम उठते हैं कि आखिर जो स्थितियां बन पड़ेंगी और जो जाति का मुद्दा लगातार उठ रहा है, जातीय जनगणना का मुद्दा उठ रहा है, क्या इससे इसको बल मिला है और क्या अब जातीय जनगणना जरूरी हो जाएगी? ये तमाम सवाल हैं कि क्या अगर जो इसे वर्ग जातियों में भी वर्ग विभेद नहीं होगा, आखिर इस पर जो प्रमुख दल है, राजनीतिक दल, अभी मौन क्यों हैं? वो क्या इंतजार कर रहे हैं? इस पर कुछ उनके
जो वक्तव्य नहीं आए हैं या कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से रणनीति तैयार की जाए। तो ये तमाम बातें हैं जो आज चर्चा का विषय है और आज इसमें हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनको अगर जो हम बात करें कि जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विकास शाक्य राजनीतिक विश्लेषक, नागेंद्र बहादुर जी राजनीतिक विश्लेषक, आदित्य नारायण उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कि जो कोटे के अंदर कोटा निर्धारित किया गया है और 7 जजों के बेंच ने जो फैसला सुनाया है कि यह जायज है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये जो तमाम इस फैसले के बाद सवाल जो कौध रहे हैं, पहला सवाल यह कि प्रमुख राजनीतिक दल इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं अभी, तो वो क्या तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात कि क्या इससे जो जातिगत जनगणना विपक्ष मांग कर रहा है इसके लिए भी इसको भी बल मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण जी से। डिबेट ओपन करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कि ये कोटे के अंदर कोटा का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसे आप किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है, सभी जानते हैं कि आरक्षण देश के स्वतंत्रता को 77 साल हो चुके हैं, पर आज भी निश्चित तौर पर सही है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आरक्षण का लाभ लेने से जो है वंचित हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसी जातियों को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जाति पर बात की है क्योंकि केस जाति के आधार पर ही लगा हुआ था, मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर चिन्हित करना चाहिए। ऐसे परिवारों को हुआ यह है कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर और पता नहीं कितने लोगों ने एक के बाद एक आरक्षण का लाभ लिया, एक ही परिवार के लोगों ने 3 पीढ़ियों ने लाभ ले चुके हैं। तो इस तरीके के लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए और इनको आरक्षण से बाहर करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने लाभ अभी तक नहीं ले पाए हैं उनको लाभ मिले, इसके लिए ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था अच्छी है। लेकिन निश्चित तौर पे ये सही है कि अब जाति के आधार पर वर्ग संघर्ष बढ़ने की संभावना है। इस फैसले के बाद राज्य सरकारों को स्वतंत्र कर दिया गया है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे ऐसी जातियों को चिन्हित करें जिनको विशेष तौर पर आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाए। लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की जो जाति को चयन करने की बात है, उस पर अनेक जातियां जो है संघर्ष करेंगी और ये फैसला जो है वर्ग संघर्ष का रूप ले सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है। ये आने वाले समय में जैसे जैसे जमीनी तौर पर जाएगा, ये मुद्दा जो है ये सर चढ़कर बोलने वाला मुद्दा है और ये देश को आंदोलित करेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि इस फैसले में भी जाति के आधार पर ही आरक्षण की बात है, जो वंचितों के आधार पर नहीं है, परिवारों के आधार पर नहीं है, आर्थिक आधार पर नहीं है। और निश्चित तौर पर ये जो है ये आगे जाके दिक्कत पैदा करने वाला है। इसलिए बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पर प्रतिक्रिया देने से जो है कतरा रही हैं। बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति के आधार पर ही, जो SC/ST वर्ग के लिए काम करती हैं या जाति के आधार पर काम करती हैं, जाति के आधार पर नेता लोग कुर्सी तक पहुंचते हैं, उनके लिए ये दिक्कत जवाब देने वाली दिक्कत है। वो लोग इसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं और आगे जाके उनके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। जी, आगे जाकर के दिक्कत आने वाली है, ये आपका नजरिया है। हमारे साथ नागेंद्र बहादुर जी भी जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। इस फैसले के प्रति आपका क्या नजरिया है? जैसे कि अभी तो आदित्य नारायण जी ने कहा कि वर्ग संघर्ष का रूप ले सकता है। जी नागेंद्र बहादुर जी, चलिए नागेंद्र बहादुर जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, तो विकास शाक्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास शाक्य जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप जी, वही सवाल आपसे, आपका नजरिया क्या है?
इस फैसले को? 50 सालों का एक जो बड़ा विवाद था हम्म। उसका पटाक्षेप हुआ है लंबे दौर के बाद। हम्म। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। जो फैसला दिया है वो काफी ऐतिहासिक फैसला है। हम्म। और निश्चित रूप से वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए हम्म। तो जो एक जात विशेष के लोग जिन्होंने आरक्षण का फायदा लिया और वो लगातार पुष्ट दर पुष्ट लेते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो एजुकेशन स्तर है और उनका जो अवेयरनेस है वो उस लेवल का है। लेकिन उसी कम्युनिटी में एससी हो या एसटी हो, उसमें जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसी जाति कैटेगरी में, उनको वो सारी फैसिलिटी जो हमारे भारत के संविधान 141 और 342 में के अनुच्छेदों में जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले से राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस तरह के एक सर्वे कराइए और एक चिन्हित करिए कि कौन कौन से लोग क्रीमी लेयर में हैं और कौन कौन से लोग इसमें लाभ पाने के हकदार हैं। उन जातियों को चिन्हित करके और उन्हें उसमें आरक्षण की व्यवस्था प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर ऐसी स्थिति में मैं नहीं मानता कि कोई वर्ग संघर्ष होगा। हाँ, एक जरूर है कि जो बड़े पाले में जो राजनीतिक समीकरण राजनीतिक दलें खेलती थी, अब उनके लिए थोड़ा राजनीतिक समीकरण को समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी राजनीतिक दल इस पर थोड़ा चिंतन करने की स्थिति में है। और मैं बताऊं कि यह नई चीज नहीं है, कुछ राज्यों ने प्रयोग पहले भी किया था। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार ने तो एक सर्वे करने के लिए महादलित आयोग के गठन भी किया था। और उसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका डिस्कशन किया है। और तमिलनाडु में एक अरुंधति जी विकास जी। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। उसके लिए 3% का कोटा अलग से एससी कम्युनिटी से ही निकाल करके जो एससी के आरक्षण था उसमें से एक जाति विशेष पर उन्होंने आरक्षण दिया था। पंजाब ने भी ये प्रयोग किया था। ये मामला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास 2004 में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये कहा कि यह फैसला करने का अधिकार राज्य को नहीं है, ये राष्ट्रपति ही इसमें कर सकते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में राष्ट्रपति को पावर डेलीगेट होता है। तो वहां पर ये बड़े संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया गया था और वह डिसमिस कर दिया गया था जो राज्यों ने प्रयोग किया था। बाद में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के बाद ये जो राष्ट्रपति का जो पावर था वो अब स्टेट को पावर डेलीगेट कर दिया है संविधान की पीठ ने। और ये कहा कि राज्य सरकार इस पर सर्वे कराए। मैं एक महत्वपूर्ण चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि जब तक इस देश के अंदर सही मायने में एक राजनीतिक जो जातिगत जनगणना है, राजनीतिक दल इस पर आगे आना चाहिए उनको। और जातिगत जनगणना करके यह न तय कर लिया जाए कि किसकी कितनी संख्या है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तभी सही मायने में आरक्षण का सही बंटवारा हो पाएगा। और इसके लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए जो लोगों तक सही न्याय पहुंच पाए, सही आरक्षण का लाभ पहुंच पाए, इस पर कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है। और तो फैसले तो बहुत अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं, पूरा देश को स्वागत करना चाहिए। और निश्चित रूप से उन वंचित तबकों को इसको लाभ मिलेगा जो संवैधानिक अधिकार होते हुए भी उन तक यह अधिकार नहीं पहुंच पाया। अब वह पहुंचने की संभावना है, इसलिए यह काफी स्वागत योग्य है। जी, यह काफी स्वागत योग्य है। और आपका कहना है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं आएगी। आदित्य नारायण जी का कहना है कि वर्ग संघर्ष का रूप ले सकता है। और आपका यह कहना है कि जातिगत जनगणना जरूरी हो गई है, अब पार्टियों को आगे आना चाहिए, जातिगत जनगणना करा लेनी चाहिए। हम पुनः अब नागेंद्र बहादुर जी के पास आना चाहेंगे। आपकी राय क्या है इस फैसले पर? देवेंद्र जी, मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ बातें और कही थी और फैसला कुछ और दिया था।
वो फैसला उस परिप्रेक्ष्य में था। ये जो कोटे में कोटा, तो ये कोई 2024 की बात नहीं है, ये 1975 से देश को महसूस हो रहा था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें इसको लेकर अपने अपने ढंग से काम कर रही थी। जैसे 1975 में आपने भी बताया कि पंजाब में मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने व्यवस्था की। वहां के जो वाल्मीकि समाज थे और अन्य कुछ थे जिनको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको लाभ देने के लिए उन्होंने शुरू किया और वो लंबे समय तक चलता रहा। बाद में उसको एक मामले में खारिज किया गया, लेकिन उसी साल दोबारा पंजाब सरकार फिर वहां से एक नया अध्यादेश लेके आ गई, एक नया कानून लेके आ गई, जो अब तक वहां जारी। ऐसे ही हरियाणा में 1997 में मुख्यमंत्री भजन लाल ने व्यवस्था दी, वहां चल रहा था। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने व्यवस्था की। तो कहने का मतलब ये कोई अभी का मामला नहीं है, ये 1975 से अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में कोटे में कोटा देने का काम हो रहा था। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या दे दी कि भाई ऐसा है कि ये तो पावर राष्ट्रपति को है जातियों को चिन्हित करना और जातियों को सूचीबद्ध करना, इसलिए राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है। खैर, वो मामला चलता रहा और अब जाके ये निर्णय हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक व्याख्या में अनुच्छेद 15 का सहारा लेते हुए कहा कि नहीं, जो जातियां सूचीबद्ध हैं उन्हीं में जो वंचित, उसमें भी जो वंचित हैं उनको राज्य सरकारें अपने हिसाब से देखकर अपने अपने राज्य में उनको अलग कोटा दे सकती हैं। और मेरे हिसाब से ये सही भी है, ये तरीका सही भी है कि देवेंद्र जी देखा जाए तो आरक्षण में जो राजनीति घुसी है शुरू से, पहले दिन से ही उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है कि जो जिनकी राजनीतिक भागीदारी, चाहे वो पिछड़ी जात के आरक्षण में आप देख लें और चाहे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में देख लें, जो उन जातियों में जिन जातियों का राजनीतिक जागरूकता ज्यादा है, राजनीतिक पहुंच ज्यादा है, उन्हीं जातियों को आरक्षण ज्यादा मिलता है। अब उत्तर प्रदेश में जैसे अनुसूचित जात में सबसे ज्यादा लाभ गौतम को मिलता है, और उसमें पिछड़ी जात में जाइए तो यादव को मिलता है। ये एक उदाहरण तो कह रहे हैं। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में बदलता रहता है और जैसे जैसे वहां की जो दल होते हैं उनके वोट बैंक होते हैं। अब ये समस्या आगे भी, जैसे कि अभी पूर्व हमारे पैनल में बैठे हुए कह रहे थे कि ये एक समस्या खड़ी होगी मेरे हिसाब से भी, कि जो जिस राज्य में जिसकी सरकार होगी उसका अपना वोट बैंक अलग अलग जातियों में है, क्योंकि बहुत पोस्टें हो रही लेकिन जात से बाहर हम निकलना चाहते हैं, लेकिन राजनीति हमें निकलने नहीं देती। वो ये भी कहते हैं कि जात का विरोध भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जातिगत गणना होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो अधिकार दिया गया है राज्य सरकारों को, इसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में जो जाति वंचित है उसी को लाभ दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कि हमारी पार्टी को फला फला जातियों का समर्थन ज्यादा है, हमारे वोटर इसमें ज्यादा है, तो इसको हम नहीं राजनीतिक दल इसका लाभ तो जरूर लेंगे। इसमें कहने वाली बात क्या है कि राजनीतिक दल तो इसका लाभ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हाँ बिल्कुल लेंगे। लेकिन जब वो अपना राजनीतिक लाभ लेंगे तब ये होगा कि जो वास्तव में एक्चुअल जो जिनको नीड है, हमको लगता है फिर वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उस तबके का, उस जाति का मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल है उससे मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है। तो मतलब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके हिसाब से ये सही दिशा की तरफ जा रहा है यह फैसला? नहीं, दिशा तो सही है जी, इसमें मैं सहमत हूं। दिशा सही है, ये जरूरी है, क्योंकि जी ये जरूरी है, ये जरूरी है। वर्ग संघर्ष की स्थिति तो नहीं आ सकती, वर्ग संघर्ष की स्थिति तो नहीं आ सकती। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जी जी जी, क्योंकि अभी पिछड़ी जातियों में क्रीमी लेयर सिद्धांत, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों की तरह जैसे उसमें क्रीमी लेयर तय किया गया, उसका सिद्धांत अपनाया गया, तो मैं समझता हूं कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए।
मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। पूरी अब व्यवस्था हम होनी चाहिए। जी हम अब आपके पास आएंगे। अब हम आना चाहेंगे आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, सवाल यह है कि आपने एक शंका जाहिर की है और हमारे जो साथ 3 विद्वान हैं उनमें से 2 विद्वानों का मत यह है कि यह वर्ग संघर्ष का रूप नहीं ले सकता है। एक का कहना है कि जातिगत जनगणना अब करानी जरूरी हो गई है। दूसरे विद्वान का कहना है कि तरीका सही है लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। राजनीतिक दल अपना जो है हित साध सकते हैं। जी क्या कहेंगे आप अब आदित्य नारायण जी? अभी तो ये केवल शिक्षा में और नौकरियों वाली बात है, लेकिन जब विधानसभा सीटों का निरीक्षण होगा, लोकसभा सीटों का वो होगा, तो जब लोकसभा और विधानसभा की सीटें आरक्षित की जाएंगी तब ये कहा जाएगा कि अब इसमें भी जो है, क्योंकि अभी तो केवल आरक्षण की बात है और आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए और हरिजनों के लिए। आरक्षित सीटें लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है जी। जब उनकी जातियां चिन्हित हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर वो मांग करेंगे कि अब हमको जाति के आधार पर जो है इसमें भी आरक्षण दिया जाए जी। और जब इनकी सीट की बात आएगी, नेताओं की सीट पर लेने के देने पड़ने की का मौका आ जाएगा तो निश्चित तौर पर यह संघर्ष की स्थिति बनेगी। हम आप सब जानते हैं जैसे आदिवासियों में, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में जो ज्यादातर शाह लिखते हैं वो आदिवासी राज परिवार के लोग हैं। जो आदिवासी राज परिवार के लोग हैं वो देश की स्वतंत्रता के टाइम से ही फायदा लेते चले आ रहे हैं। वो मंत्री बने हैं, वो विधायक बने हैं, लेकिन कोरकू जैसी जो आदिवासियों की श्रेणी है उनमें से उन लोगों को बहुत कम मौका मिला, नहीं के बराबर 0.01% भी उनको मौका नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारे उपेक्षित जो है श्रेणियां हैं जिन श्रेणियों के लिए बात निकल के आएगी। और वर्ग संघर्ष का कहने का मतलब यह है कि कोई भी नहीं चाहता कि देश में संघर्ष की स्थिति हो, लोग आंदोलित हो, लेकिन लोगों की अनदेखी यदि होगी, अनजस्टिस होगा, हाँ। तो निश्चित तौर पर लोग आवाज उठाएंगे और आवाज वो लोग भी उठाएंगे जो इसका लाभ ले चुके हैं और जो लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। जी बिल्कुल। दरअसल सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का है जी। वो लोग सक्षम हो चुके हैं, वो लोग आर्थिक रूप से सबल हो चुके हैं जी। वही लोग सबसे ज्यादा बोलेंगे जी। वही लोग संघर्ष की जड़ में होंगे जी। जिन लोगों ने आज तक मलाई खाई है और मलाई मिलना बंद हो जाएगी जी, तब वो जो है कुल मिला के जो है संघर्ष आवाज उठाएंगे, वो आवाज उठाएंगे। और अभी आज भी जो है वो इस चीज की जो बात जो कर रहे हैं वो लोग उन्हीं में से हैं जो लोग मलाई खा चुके हैं जी। चलिए हम आना चाहेंगे अब विकास साक्य जी के पास। विकास साक्य जी, आदित्य नारायण जी का भी कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विधानसभा और लोकसभा में भी ये बातें अब उठेंगी उनकी सीटों के लिए भी कि अब इसमें भी कोटे में कोटा दिया जाए, तब क्या होगा। दूसरी बात जो क्रीमी लेयर लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, इन्होंने 2 बातें रखी हैं। जो मलाई खा रहे हैं अब उनको मलाई से जब वंचित होंगे तो आवाज उठाएंगे, तो एक संघर्ष का रूप लेगा। चलिए आपका क्या कहना है? बात मलाई की नहीं है, बात है कि अभी आप देखें तो वर्तमान समय भी पार्लियामेंट के जो डिबेट है और जिसमें विपक्ष के जो नेता हैं उनका जो वक्तव्य आ रहा है वह लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इस देश के अंदर एक जातीय जनगणना हो जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कर ली जाए। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट के जो सत्ता है वो मौन हो जा रही है। आखिर क्या समस्या है? अगर वह वास्तव में आप इस देश के लोगों को जातिगत जनगणना के आधार पर भागीदारी देना चाहते हैं तो इस देश की जो जनता, जिस कम्युनिटी, जिस जाति बिरादर जो भी है उन लोगों को एक सर्वे करा लीजिए और जो देश में आरक्षण की व्यवस्था है जिस पर आरक्षण के लिए बार बार बहस होता है तो आप एक हिस्सेदारी तय कर लीजिए कि इस समुदाय के, इस जाति के, इसके लोग इतने हैं तो इतना % इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस पर देश की सियासत चुप है।
और सरकारों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होने के बावजूद भी जिस भी कम्युनिटी के लोग, जिस भी जाति समाज के लोग हों, इस पर बहुत ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देश का एक बड़ा मुद्दा है जो एक अलग मुद्दा है। हम जो वर्तमान मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो एक दूसरा मुद्दा है। हम दोनों मुद्दों को एक साथ मिक्सअप करके नहीं देख सकते। और जहां तक जातिगत जनगणना है, वो जातिगत जनगणना एक अलग फैक्टर है जिसके लिए एक मुहिम चल रहा है, और निश्चित रूप से आज निकल इस पर एक बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर होगा, इसका भविष्य दिख रहा है। लेकिन जो वर्तमान समय जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले लगातार 50 सालों तक अलग अलग तरीके से कभी न कभी यह मामला उठ रहा था। आंध्र जी चलिए था जिसमें उन्होंने अपने विधानसभा के अंदर 57 अनुसूचित जातियों के उप समूहों को 15% का रिजर्वेशन दे दिया। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया जिसे वो खारिज कर दिया गया। वो सब मिक्सअप करके, पंजाब हो, आंध्र प्रदेश हो, इन सारे मिक्सअप करके 2004 में जजमेंट आए थे। तो ये समय समय पर विधानसभा में प्रयोग होते रहे हैं। शासन जो सत्ता सियासत अपना अपना प्रयोग करती रही है। और अभी जो आर्टिकल 341 और 342 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति के पावर थे, और उनको कहा गया था 2004 के फैसले में कि नहीं, सिर्फ वो कर सकती हैं, बाकी किसी को इंटरविंग करने का राइट नहीं है, विधानसभा को राइट नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज संवैधानिक पीठ के फैसले से विधानसभा को अधिकार दे दिया कि आप अपने अपने प्रदेशों में आप इसको चिन्हित करें। अब चिन्हित कैसे करेंगे, उस जजमेंट में कोड है जिसमें अलग अलग जजों ने अलग अलग अपना मत दिया है, और लगभग 6 जजों का समान मत आया है और एक जज का जो डिफरेंट मत आया है। तो उसमें जो क्रिमिनल्स की जो कैटेगरीज बनाई गई हैं SC ST कम्युनिटी के अलग अलग उस क्राइटेरियाज में, जातों में, तो उस लेवल के लोगों को हटा करके जो क्रिमिनल से बाहर के लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। निश्चित रूप से राज्य सरकारें सर्वे कराएंगी, और सर्वे करा करके जो आर्थिक रूप से जो अति पिछड़े हैं उनको इसका लाभ देगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है संविधान पीठ का, उसका अनुपालन अगर राज्य सरकार करती है, ईमानदारी से करती है, तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो डिबेट है वर्तमान समय, इस मुद्दे का डिबेट दूसरे तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इस देश के अंदर जो राजनीतिक माहौल है, यह माहौल कभी नहीं चाहती है कि जो निचले पायदान के लोग हैं उन्हें कोई इस तरह के लाभ मिले। वो नहीं चाहती, इस देश की सियासत नहीं चाहती कि निचले स्तर के लोग उठ करके, एक गरीब तबका पढ़ लिख करके हमारे पंक्ति में आकर के बैठे और खड़ा हो जाए। इस तरह का मिजाज है इस देश के अंदर, उससे उबरने की जरूरत है। तो लोगों को, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इस तरह के लोग हैं समाज में काम करते हैं, उनको तो इस तरह की चीजों में रुचि रखनी चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया, अब आप देखिए कि जिनके लिए फैसला है उनको खुद की जानकारी इस बात की नहीं हो पा रही है, और न वहां तक मामला जा पा रहा है, तो उनके क्या राइट है, वो अपने राइट के लिए लड़ेंगे नहीं। तो ये जो लड़ने भिड़ने की बात है ना, ये केवल और केवल राजनीतिक दल और पार्लियामेंट के अंदर ही लड़ाई रहेगी। ये कभी मास मूवमेंट में ये लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जातिगत जनगणना ये दूसरा फिगर है, वो मास मूवमेंट में लड़ाई जाएगी, क्योंकि निचले स्तर पर लोग इस बात को समझ रहे हैं। जी, आपने तो एक और बात ये कर दी कि जो लोग दबे कुचले हैं वो उसका लाभ अगर जो नहीं पाते हैं तब भी उनके अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं होगी, लेकिन जो क्रीमी लेयर लोग हैं और लाभ जो ले रहे हैं अगर उनको नहीं मिलेगा तो ये बात मुद्दा बनेगी। क्यों? जहां तक मेरी समझ है। जी तो जी बिल्कुल। तो अब हम आना चाहेंगे नागेंद्र बहादुर जी आपके पास। नागेंद्र बहादुर जी, जैसा कि विकास साक्य जी ने कहा है, ये बातें तो आ सकती हैं सामने, और जब ये बातें आएंगी तो कहीं ना कहीं आदित्य नारायण जी की बातें सत्य होती दिख रही हैं। जी नागेंद्र बहादुर जी। हाँ, आदित्य जी जो कह रहे हैं, उन्होंने वर्ग संघर्ष के साथ साथ कुछ बातें और बाद में जोड़ी हैं। मैं उन बातों से सहमत हूं कि तरह तरह की मांगे उठेंगी, तरह तरह के
वर्ग के लोग सामने आएंगे, जो लाभ पा चुके वो भी आएंगे और जो नहीं पाए वो भी आएंगे। ये तो इससे मैं सहमत हूं, ये चीजें होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि ऐसा कुछ कोई गृह युद्ध, कोई वर्ग संघर्ष होने की स्थिति नहीं बनने वाली जी। लेकिन जो दबा कुचला वर्ग है जी, लेकिन जो दबा कुचला वर्ग है, विकास साक्य जी के जो अनुमान हैं और जो वो देख पा रहे हैं भविष्य को, उसमें अगर जो ये देखा जाए कि दबा कुचला तब भी दबा कुचला रह जाएगा। वो तो देखिए, देश अमृत काल में जी रहा है जी। आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन जिस आरक्षण पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये आरक्षण आजादी के बाद से है, ठीक है। और उस वर्ग को अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें जाके, तो मैं तो जहां रहता हूं, जिस गांव में रहता हूं, उस गांव में मैं देखता हूं कि अनुसूचित जात के जो लोग हैं, जो हमारा मोहल्ला पूरा है, आज भी वो राजगीर हैं, प्लम्बर हैं, सरकारी नौकरी केवल एक व्यक्ति को मिली अब तक सिर्फ, लेकिन वो खुश हैं अम्बेडकर जी का फोटो लगाकर और मायावती का झंडा उठाकर, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र इतना घुस गया है कि सामाजिक लोकतंत्र खत्म हो गया। और 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसी लोकसभा में खड़े होकर भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जो लोकतंत्र है भारत में, इसके साथ जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा तब तक ये देश पूरे तौर से लोकतांत्रिक नहीं होगा जी। लेकिन आज भी हम उसको तरफ रहे हैं, सामाजिक लोकतंत्र को। राजनीतिक लोकतंत्र इतना हावी हो गया है कि पार्टियां उन जातियों को एकदम चूते की तरह रख रही हैं। उनको विचारों को पता ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या है, हमको आरक्षण कितना मिल रहा, कितना नहीं मिल रहा, और ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं। तो अपनी रोजी रोजगार में जुटे रहते हैं। हाथी लग गए तमाम, उस लखनऊ में हाथी लग गए, पार्क बन गए, उसी से खुश हो गए, उसी से वोट कर रहे हैं। या चुनाव के वक्त कुछ चीजें, साड़ियां, कुछ नकद, कुछ चीजें बट गई, उसी से खुश हैं। तो ये जागरूकता का अभी बहुत बड़ा अभाव है। जिनको लाभ लेना वही नहीं जागरूक है, जिनको लाभ लेना है वही जागरूक नहीं है, और उनकी जागरूकता के लिए सरकार को काम करने पड़ेंगे। हाँ, और इसके लिए सामाजिक लोकतंत्र जब तक नहीं आएगा, सामाजिक लोकतंत्र की बहुत जरूरत है। चलिए, सामाजिक देवेंद्र जी, अंत में मैं एक बात और जोड़ दूं जी कि इस देश को अब उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा जहां पर आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है। ये जातिगत आरक्षण भला नहीं कर पाएगा। 75 साल का जो अनुभव है वो कहता है, और अब समाज में इसकी खुदकुशाहट शुरू हो गई। अगर आज ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसके पहले पिछली जात में क्रीमियर का मामला आया है, तो कुल मिला के ये देश उस दिशा में चलना चाहता है। आपने 10% सामान्य लोगों को आरक्षण दिया है, कुल मिला के सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए देश के अंदर, वो नहीं हो पा रही है। और अब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए देश के अंदर, और आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। उसी से ही सभी तबकों का भला हो सकता है। जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आदित्य नारायण जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आदित्य नारायण जी, आपकी कुछ बातों से हमारे जो अन्य जो विद्वान हैं वो सहमत हैं। वर्ग संघर्ष नहीं होगा, इससे सहमत, वर्ग संघर्ष होगा, इससे असहमति जता रहे हैं। लेकिन एक बात जो अभी नागेंद्र बहादुर जी ने कही है कि आर्थिक आरक्षण की तरफ बढ़ना होगा, जो सामाजिक समानता है ये लाने के लिए। जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक सोच भी यही कहती है, और सामाजिक लोकतंत्र निश्चित तौर पर मैं नागेंद्र जी की इस बात से 100% सहमत हूं। सामाजिक लोकतंत्र यदि लाना है तो सरकारी तौर पर जाति करके मलाई बांटने को बंद करना पड़ेगा। आर्थिक आधार ही होना चाहिए। जो गरीब है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, यदि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको आर्थिक सपोर्ट सरकार की ओर से मिलना चाहिए। इसमें भी मैं ये कहता हूं कि आरक्षण से ज्यादा जरूरी आर्थिक पिछड़े व्यक्ति को आर्थिक सपोर्ट की आवश्यकता है, सामाजिक सपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे हम लोगों के बीच में बैठने की वो मानसिक शक्ति अर्जित कर सके। यदि
समाज उसको सम्मान देगी तो वो निश्चित तौर पे मानसिक शक्ति अर्जित करेगा। और समाज कब सम्मान देगी, इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, एक व्यक्ति 35% अंक लेकर के प्रवेश पाता है और एक बच्चा 95% अंक लेकर भी प्रवेश नहीं पाता है। एक व्यक्ति 3rd डिवीजन से पास होकर के नौकरी पाता है, एक व्यक्ति 90% से ऊपर अंक पाने के बाद भी नौकरी नहीं पाता है। या ऐसी ड्राइव निकाली जाती है जिसमें सिर्फ जो है आरक्षित वर्ग को ही नौकरी के लिए अर्ह माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समरसता कैसे पैदा होगी? और इसीलिए नागेंद्र जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि सरकार को, लेकिन राजनीतिक दलों को, सरकार में बैठे लोगों को इतनी संकल्प शक्ति नहीं है, इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो खुलकर के वैज्ञानिक बात, तथ्यात्मक बात कह सकें। सबको वोट चाहिए और वोट जो है थोकबंद मिलते हैं, जाति का नाम लेने से, वर्ग का नाम लेने से वोट मिलते हैं। और इसीलिए जो है निश्चित तौर पर देश पिछड़ा और पिछड़ा होता चला जाएगा इस तरीके से। खासतौर पे जाति सूचक जो बातें हैं वो चीजें सरकारी तौर पे मानी जाती हैं। सरकार फार्म में जाति का नाम लिखवाती है, सरकार फार्म में वर्ग का नाम लिखवाती है। हम आप जाति वर्ग से लोगों को संबोधित नहीं करते हैं, लेकिन सरकार संबोधित करती है। ये सरकार प्रायोजित जातिवाद है और ये कब समाप्त होगा ये बड़ा मुश्किल है। जी, ये सरकार प्रायोजित जो है जातिवाद है और ये कब समाप्त होगा। और दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तक समाज के लोग किसी वर्ग विशेष को सम्मान नहीं देंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक उनका भला होने वाला नहीं है। ये कैसे होगा, हम आपसे जानना चाहते हैं नागेंद्र बहादुर जी। देखिए, इसके लिए ये है कि जैसा आदित्य जी ने भी हमारी बात में सहमति जताई और कुछ बातें उसमें नई जोड़ी, और मैं समझता हूं देवेंद्र जी आप भी इससे सहमत होंगे जी कि ये जो कुछ चल रहा है वो सब राजनीति के चलते चल रहा है। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि थोक में वोट लेना होता है। और अभी ये जो आया है मसला कोटे में कोटा, ये भी देखना राजनीति का ही शिकार होगा। इसमें भी जो डिस्प्यूट होंगे, जो विवाद होंगे, जो मांगे होंगी, धरने प्रदर्शन होंगे, या आगे कुछ सरकार से और उस तबके के जो लड़ाई झगड़े होंगे, वो इसी राजनीति के चलते होंगे। क्योंकि यहाँ केवल वोट का महत्व है। देखा जाए तो इसी आरक्षण को, ये जो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण है, इसको भीमराव अंबेडकर जी ने सिर्फ और सिर्फ उस समय के सारे लोगों ने मिलकर इसी लोकसभा ने पास किया था केवल 10 साल के लिए। और बड़ा स्पष्ट मत था अंबेडकर जी का कि जो ये जातियां पीछे सरक गई हैं मुख्य धारा से, उनको हम 10 साल में बराबर ले आएंगे। और लगातार नहीं देंगे, क्योंकि उस समय जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ लोग और ज्यादा समय तक आरक्षण देने के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा भी कि 10 साल में कुछ नहीं होगा। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हम इन जातियों को बैसाखी के सहारे ही नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर होकर ये अपने कदमों पर चलें। इसलिए हम इनको 10 साल तक आरक्षण देंगे। लेकिन देवेंद्र जी, दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जिस आरक्षण को 10 साल के लिए कहा गया था, वोट के लिए 10 साल 10 साल 10 साल, और आज 75 साल हो गए। आज हम कोटे से कोटा निकालने पहुंच गए, जाति में जाति ढूंढने पहुंच गए। अब इन जातियों का कितना भला हुआ ये सभी जानते हैं। मैंने तो थोड़ा सा उदाहरण दिया, मैं जहां से बैठा बोल रहा हूं, विधानसभा से केवल 18 किलोमीटर है, और हमारे गांव में करीब 70 परिवार हैं दलित के, और एक सरकारी नौकरी है 75 साल में। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है जी। सब राजगीर मिस्त्री, प्लम्बर, मजदूर, सभी क्या हुआ आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला? इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये चीजें हैं। अब एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला जब व्यक्ति कोई आएगा, कोई पार्टी आएगी, तो जब आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में, और चाहता देश चाहता है, ये पिछड़ी जात के जो आरक्षण के लाभार्थी वो भी चाहते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग जातियां हैं। कुछ ने तो मलाई खा ली, मजे कर रहे हैं वर्षों से। और अनुसूचित जनजाति, और जैसे कि अभी बताया उन्होंने कि शाह जो है, जो आदिवासी हैं, वो मजबूत है, सामंत,
उनको लाभ मिला है, ऐसे सब में लाभ मिला है। तो उनके लाभ को देखते हुए जो और लोग हैं उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है, वो चाहते हैं। लेकिन जात के आधार पर आप न्याय नहीं कर पाओगे, कोटे में कोटा देकर भी न्याय नहीं कर पाओगे जब तक कि आर्थिक आधार नहीं होगा। ये सत्यता सभी जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं जी। कार्यपालिका भी जानती है, न्यायपालिका भी जानती है, और हमारा मीडिया जगत भी जानता है, जानते सब हैं। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही आगे बढ़ने की जी, हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही जी। आदित्य नारायण जी, तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं कुछ भूल हुई है? इस पर सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। कोई भूल नहीं हुई है। दरअसल अदालतों की जो व्यवस्था है वो इस तरीके की व्यवस्था होती है कि जिस विषय को विचारण के लिए उनके सामने लाया जाता है वो उस विषय पर तार्किक दृष्टिकोण अपना देते हैं और कानूनी आधार पर देते हैं। दरअसल ये जो केस है वर्तमान जो जिसका फैसला आया है ये पंजाब सरकार के एक पुराने केस से संबंधित था और उसको उन्होंने व्याख्या उस केस की व्याख्या करते हुए पंजाब हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द करते हुए एक विस्तृत दृष्टि दी है। ये निश्चित तौर पे आज की बहस से हम लोगों की चर्चा से ये बिंदु भले ही निकल के आया हो कि इसको और विस्तार देने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो मुकदमा था इसमें जो है ये बिंदु नहीं थे, ये बिंदु शामिल नहीं थे, ये केवल पर्टिकुलर उसी विषय पर थे। तो हाई कोर्ट कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल उसी बिंदुओं के आधार पर फैसला सुनाता है जिन बिंदुओं पे उनको विचारण करने का आवेदन किया जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो अब कुल मिलाकर के अब क्या किसी सामाजिक संगठन को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को इस पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए कि वास्तव में ये समाज के लिए उचित नहीं है और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना ही देश के हित में है, देश की राजनीति के हित में है। जी जल्दी से नागेंद्र बहादुर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जल्दी से। एक मिनट में ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल 100% सही है और ये इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट की जो 6-7 लोगों की जो बेंच है जो वो निश्चित तौर पर वैज्ञानिक सोच के आधार पर निर्णय कर रही है और इस समय सामाजिक संगठनों को अपनी बात जो है तार्किक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट में दे देना चाहिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि कोटे में कोटा तो मंजूर हो गया, लेकिन सवाल वहीं ज्यों का त्यों है। क्या सवाल है? सवाल यह है कि अगर कोटे में कोटा मंजूर हुआ तो वास्तव में क्या इसमें राजनीति नहीं आएगी? हालांकि कुछ हस्तक्षेपों और कुछ शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है कि राज्य ये नहीं कर सकता, किसी जाति विशेष को 100% कोटा नहीं दे सकता, साथ ही साथ उसके पूरे डेटा उसके पास होने चाहिए। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या इससे जातिवाद और जाति में जाति की जो व्यवस्था है इसको बल नहीं मिल रहा है? साथ ही साथ अब सवाल क्या उठता है, क्या सामाजिक संगठनों को यह चाहिए कि कोर्ट के पास जाएं और अपनी बातें रखें कि वास्तव में आर्थिक आधार पर अगर जो आरक्षण मिलता है तो ये देश के हित के लिए है? क्या अब सामाजिक संगठन आगे आएंगे? इस चर्चा में यही निकल करके सामने आया है। लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिया है वो भी एक तबके को सोच करके और पिछड़े वर्गों को सही तरीके से उन्हें आरक्षण का लाभ मिले ये सोचते हुए दिया है और वास्तव में इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे थिंक हैं, जो दूसरा विचार है, उस पर भी ध्यान देना होगा और सामाजिक संगठनों को अब आगे आना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।